हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी एम एम में आपका स्वागत है। ये हिंदी की वीडियो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी क्रम में ये जो वीडियो आपको अभी मैं फिर से देने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने डाली थी यूट्यूब पर, लेकिन कुछ कारण से इसको डिलीट करना पड़ा, उस पर कुछ परेशानी आ गई थी। तो फिलहाल मैं उसी वीडियो को दोबारा से डाल रहा हूँ। अगर आपने देखा था तो बहुत अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। नहीं देखा तो फिर से देखिए, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा। आपको अपोजिट बताना है, ध्वंस का विलोम क्या होगा। तो ध्वंस का विलोम जो हो जाएगा वो आपका देख लीजिए, कठोर, मजबूत, टिकाऊ या निर्माण। तो ध्वंस का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना, और निर्माण हो जाएगा बना देना। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा। बाकी आसान है सब, आप देख सकते हैं। कठोर है, कठोर का कोमल हो जाएगा, मजबूत का कमजोर हो जाएगा, टिकाऊ का एक तरह से कह सकते हो कि काम चलाऊ, या फिर इसका स्थाई भी बोल सकते हो, भंगुर भी बोल सकते हो ना। टिकाऊ का भंगुर होता है ना, भंगुर मतलब तो जो फटाक से टूट जाए, जैसे शीशा के सेंस में बोलते हो, फ्रेजाइल ना। तो चलिए, खैर फिलहाल ध्वंस का आपका निर्माण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिखा है नैसर्गिक। नैसर्गिक को देखो, एक ट्रिक से आप याद करो, नेचुरल से याद करो। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। नैसर्गिक का एक्चुअली मतलब हिंदी में होता है प्राकृतिक, लेकिन आप नेचुरल याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। नैसर्गिक नेचुरल होता है, तो नेचुरल का जो हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, अपोजिट। ठीक, क्योंकि विलोम बताना है तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप सबको पता होगा, रटा होगा सबको, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेपथ्य लिखा है ना, नेपथ्य का मतलब आप जरूर याद रखना। जब कभी आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, तो कहीं रास्ते में जा रहे हो, तो जो आप खूब सारा भर भर के रख लेते हो टिफिन में, खाना रख लेते हो, पूड़ी कचौड़ी, अपना जो आप जो भी सारी चीज़ें रख लेते हो, चिप्स, पापड़ और चॉकलेट, है ना, कुरकुरे, टकाटक, एवरीथिंग, वो सारा क्या करा है? नेपथ्य। मतलब आप ट्रिप पर जा रहे हो, रास्ते में खाने के लिए रखा गया भोजन नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, ओके। अगला लिखा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का जो है अपोजिट आपको बताना है, यहाँ पे निवृत्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जल में लगने वाली, इसी को कई बार लिखता है समुद्र में लगने वाली, है ना। चाहे जल बोले चाहे समुद्र बोले, क्योंकि समुद्र में जल ही तो होता है, तो उसको बड़वानल बोलते हैं, बड़वानल। ठीक है, समुद्र या जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पूछते हैं कि दावानल किसको बोलते हैं, दावाग्नि जो, या फिर दावानल या दावाग्नि, बड़वाग्नि लिखा है ना, जल में लगने, या बड़वानल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़वा नल, क्योंकि नल भी आग के सेंस में यूज होता है, तो बड़वाग्नि या बड़वानल भी बोला जाता है। बड़वानल भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बड़वानल भी बोला जाता है। और यहीं पे आपसे पूछता है कि दावानल किसको बोलते हैं, या दावाग्नि या दावानल। ठीक, ध्यान रखना, दावानल करके भी पूछेगा। तो ये होती है जंगल में लगने वाली आग। और जठराग्नि क्या होती है ना, तो ये होती है आपकी पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग मतलब भूख जो होती है, जो चूहे कूदते हैं, उसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, ये होता है बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषी जो होता है, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। और बहुभाषा विद इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। विद मतलब होता है जानने वाला, तो बहुभाषा विद हो जाएगा। अगर देखा है, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके उसे क्या बोलेंगे? तो जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके उसे बोलेंगे बोधगम्य। बुद्धिजीवी तो किसी व्यक्ति के सेंस में यूज करते हैं। और बहुश्रुत मतलब होता है जो कई लोगों से सुना गया हो, उस टाइप का। तर्क संगत आप समझते हो कि रीजनेबल टाइप का होता है। ठीक है, तो बोधगम्य हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे क्या है कि जो एक शब्द आपको दिया है, जैसे ब्रह्मा दिया है, तो चार ऑप्शन जो दिए गए उनमें से तीन इसके पर्यायवाची होंगे और एक इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपको वही पता करना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन में वही काम करना है। तो हम बताएं, ब्रह्मा का प्रजापति होता है क्या? हाँ। विधि होता है क्या? हाँ, विधि विधाता होते हैं, ठीक, ब्रह्मा जी। और स्वयंभू होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। पंचानन होता है क्या? नहीं। पंचानन किसका होता है? पंचानन होता है शिव का। आप शिव चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ ऐसा करके लिखा है ना। तो शिव चालीसा में क्या लिखा? पंचानन गरुड़ानन, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो ऐसा करके कुछ होता है। तो शिव का पर्यायवाची है पंचानन, और स्वयंभू, विधि और प्रजापति ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ओके, तो चले, अगला क्वेश्चन लिखा है रात्रि। आपको बताना है कि रात्रि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यामिनी रात्रि का बिल्कुल है, सर्वरी है, उर्वशी नहीं, उर्वशी नहीं है, और विवाहवरी है। और आप यहाँ से त्रियामा याद रखना, त्रियामा। त्रियामा भी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, निशा तो आप सबको पता होगा, निशा होता है ना, निशा होता है रात्रि का पर्यायवाची। ओके, तो उर्वशी किसका होता है? उर्वशी होता है इंद्रलोक की सुंदरी के सेंस में यूज करते हैं,
एक तरह से सुंदर लड़की के सेंस में भी यूज करते हैं। तो इंद्रलोक की जो एक तरह से कह लो डांसर लोग होती थी, जिनका डांस इंद्र जी देखा करते थे, तो उनको क्या बोलते हैं, उर्वशी उनको बोलते हैं। ओके, तो फिर हाँ जी, और इनको डांस करते करते जब थक जाती थी ना, तो पारिजात नाम का एक वृक्ष था, पारिजात, पारिजात उसको टच कर लेती थी। कहा जाता है ऐसा कि पारिजात नाम के वृक्ष को टच करके आ जाती थी, तो उनकी थकान दूर हो जाती थी, फिर से फ्रेश हो जाती थी, और फिर से शुरू करो ना। यस, ठीक है नगीना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है समुद्र के सेंस में फिर वही बताना है कि 3 आपके पर्यायवाची होंगे समुद्र के और एक नहीं होगा, वही आपको बताना है। तो पयोधी समुद्र का होता है, जलद, जलद जो है बादल का होता है, और जलद ही बिल्कुल समुद्र का होता है, और वारिद भी होता है ना, तो वारिद भी होता है, ठीक। ओके, तो समुद्र का पयोधी हो जाएगा, जलद ही हो जाएगा, वारिद ही हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो है जलद बादल का हो जाएगा, याद रखना। दा लगा होता है तो आमतौर पर बादल का होता है, जलद क्या है, बादल का हो जाएगा। और अगर यहीं पे जलज होता है, लास्ट में अगर ज लगा होता है, तो जलज, तो क्या हो जाता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जलद लिखा है तो बादल का है, और जा होता तो कमल का हो जाता है, ठीक है। जा मतलब जन्मना, जन्मने के सेंस में यूज होता है, तो जो पानी में जन्मे उसे कमल बोलते हैं। चलिए अगला देखें, हिमालय का आपको बताना है। तो हिमालय के भी इसी तरह से आपको 3 पर्यायवाची पहचानने हैं, गिरिराज, नगराज और हिमाद्री। ये बिल्कुल तीनों के तीनों हैं, लेकिन गिरिजेश नहीं है। गिरिजेश का मतलब होता है एक्चुअली गिरि का मतलब होता है पर्वत, और जेश का मतलब होता है राजा। तो पर्वतों के राजा किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं। श्री कृष्ण को क्यों बोलते हैं, श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, देखो पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था ना, तो इसीलिए उनको पर्वतों का राजा बोलते हैं। तो गिरिजेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा, आपका श्री कृष्ण का पर्यायवाची होगा, ना कि हिमालय का। तो हिमालय की गिरिराज, नगराज, हिमाद्री, ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है हिरण का। हिरण का आपको पर्यायवाची बताना है। तो 3 तो पर्यायवाची होंगे हिरण का, और एक नहीं होगा। तो कुरंग बिल्कुल है, सुरंग आप बताओ, सुरंग हो सकता है क्या, नहीं, तो यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुरंग का मतलब होता है टनल, एक प्रकार की वो होती है सुरंग, तो आप जानते सब होगे सब लोग, जो एक जमीन को खोद कर रास्ता बनाया जाता है उसको टनल बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। सारंग भी होता है और मृग भी होता है, ये सुरंग हिरण के पर्यायवाची है, कुरंग, सारंग और मृग। लेकिन जो अच्छा, एक मैंने आपको पिछली वीडियो में मृगांक बताया था, मृगांक, मृगांक, ठीक। तो मृगांक याद रखना चंद्रमा का होता है। एक और मैंने बताया था इंदु, इंदु बताया था ना। तो मृगांक और इंदु आप दोनों याद रखना। तो ये दोनों किसके होते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, मृगांक और इंदु, ठीक। ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। मृग किसका है, हिरण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि संस्कार का संविच्छेद क्या होगा। संस्कार का क्या होगा, तो बताएं। संस्कार का हो जाएगा समधनकार हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। या फिर व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये बता चुका हूँ 3 प्रकार की। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। फिलहाल संस्कार का समधनकार हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है संस्करण में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग मैंने बताया था, शब्द के जो पहले लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में जो लगते हैं उनको उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय बोला जाता है। तो संस्करण में क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगला लिखा है 100 की गिनती को क्या कहा जाता है। तो ये बहुत आसान है, शतक बोलते हैं, सेंचुरी बोला जाता है 100 की गिनती को, है। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, या फिर ऐसे कह लो कि गुरु के समीप रहकर विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी जो होता है उसे बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। ब्रह्मचारी, गुरुकुल और ब्रज कुटुंब, ब्रजम कुट, ये सब आपको मालूम ही है, तो कोई समस्या नहीं। अंतेवासी क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु के समीप रहकर विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, उसको बोलते हैं हम लोग अंतेवासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला लिखा कि परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा। परित्यक्त का सही अर्थ आपको बताना है। तो जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जी बिल्कुल सही है, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसे परित्यक्त बोलते हैं, परित्यक्त, ठीक। उपेक्षा करके, उपेक्षा मतलब इंसल्ट करके, बेइज्जती करके भगा दिया गया हो ना, कहते हैं गजब बेइज्जती है यार, तो वही वाला परित्यक्त का मतलब वही होता है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितनी तेजी से मैं आपको करवाता हूँ ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। हिंदी और जीएस की इतनी तगड़ी प्रैक्टिस है, आपको यूट्यूब पर में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज तक देखे हैं। इतना टाइम वेस्ट होता है, इतनी फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल देंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ जी पता है आंसर, ये फलाने ये बता रहे हैं, ये इसका ये बता रहे हैं, तो ये सब नहीं है।
टाइम वेस्ट नहीं है, बेहतरीन कंटेंट है और ज़बरदस्त प्रैक्टिस है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो आप डेली इसको फॉलो कीजिए, आपकी हिंदी में अमूलचूल परिवर्तन आएगा, जबरदस्त परिवर्तन आएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है रेस्तरा। रेस्तरा में पूछ रहा है कि किस भाषा का शब्द है, रेस्तरा किस भाषा का शब्द है, तो ये भाई साहब आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। और अगर जापानी की बात करें तो एक याद रखना है यहाँ पे रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि छल कपट के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा। आपको इंग्लिश वर्ड बताना है छल कपट के लिए, तो छल कपट के लिए हो जाएगा घायल। क्या हो जाएगा? घायल। छल कपट के लिए घायल हो जाएगा, इसको घायल पढ़ते हैं, याद रखना घायल, ठीक। घायल हो जाएगा छल कपट के लिए। फ्लिंसी मतलब होता है एक तरह से पत्र के सेंस में यूज करते हैं या फिर पतले कागज के सेंस में यूज करते हैं। और फ्लक्चुएट, ये लिखा है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जैसे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं तो फ्लक्चुएट बोला जाता है उसको। कभी भी जिंदगी में बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएट मतलब होता है उतार चढ़ाव। और हाइपोक्रेसी मतलब, हाइपोक्रेसी एक्चुअली, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है एक तरह से पाखंड होता है। क्या होता है? पाखंड, पाखंड, ठीक। पाखंड समझते हैं ना, जैसे बड़ा सा टीका लगा लिया और लंबी सी दाढ़ी रख ली और उसमें रुद्राक्ष के माले पहन लिए और फिर करते हैं गंदे गंदे से काम, है ना, तो उसे बोलते हैं पाखंड। कुछ भी पाखंड मतलब एक तरह से किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना, कुछ दिखावा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसान को जानने, समझने व मानने वाले व्यक्ति के लिए वन बताना है आपको, एक शब्द बताना है ना, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो किए गए एहसान को मानने वाला है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। और जो ना मानता हो, किए गए एहसान को ना मानता हो, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। फिलहाल आंसर सही होगा बी, कृतज्ञ हो जाएगा जो एहसान को मानता है, ठीक है। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से तीन शब्द, तीन शब्द क्या है? समान है और एक उससे भिन्न है, आपको भिन्न शब्द पहचानना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रति, विरक्ति, अनुरक्ति, आशक्ति। तो आपको पहचानना है यहाँ पे अलग शब्द कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रति। रति का मतलब प्रेम के सेंस में यूज होता है और विरक्ति का मतलब हेट होता है और अनुरक्ति का भी मतलब एक तरह से हेट होता है, जिसको आप नहीं पसंद कर रहे हैं, जो आपके अंदर रति उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अनुरक्ति बोलते हैं। और आसक्ति भी एक प्रकार का हेट ही होता है। तो रति क्या होता है? रति मतलब प्रेम होता है। जब आप रस पढ़ रहे होते हैं तो रति नामक स्थायी भाव वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? रति इसका सही जवाब। ये प्रेम के लव के सेंस में होता है, राइट। अगला लिखा है स्थापित, संस्थापित, प्रतिस्थापित और विस्थापित। बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं, स्थापित मतलब होता है किसी चीज को लगा देना। मान लो जैसे आपने मूर्ति को स्थापित कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दिया, किसी झंडे को आपने गाड़ दिया है, कुछ भी पेड़ को, तो ये चीज क्या है? स्थापित करना होता है। संस्थापित भी एक प्रकार का स्थापना ही होती है और प्रतिस्थापित भी क्या होता है? एक प्रकार की स्थापना होती है, मतलब एक चीज को हटाकर दूसरी चीज लगाना प्रतिस्थापित कहलाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर भी कुछ लगा ही रहे हैं, भले पहले हटा रहे हैं फिर लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापित का मतलब होता है हटा देना। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, सिर्फ हटाया गया, लगाया कुछ नहीं गया है, ठीक। ओके, 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, यस। 37 क्या लिखा हुआ है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो बताएं जरा, सही है बताना है, ठीक है। उपेंद्र, उपेंद्र का हो जाएगा, है ना। चंद्रोदय, चंद्रोदय हो जाएगा। देव, धनईश, ये भी ठीक है। देवेश, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप आराम से रोक के। और अगला लिखा पतित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। पतित का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात की परवाह किए बिना गंदे संदे काम किए जा रहा है, बहुत पतित हो गया है ना, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं, इतना पतित हो गया है कि वो किसी चीज को नहीं समझता है, बस वो गंदा सा काम करना है, करना है, करना है, ठीक है। तो ये पापी से भी बुरा होता है पतित आदमी, ठीक है। जिसको नीच के सेंस में आप यूज करते हो वो पापी से बुरा है, ठीक है। उसको अधोगामी उसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। और कपूत आप जानते हो, जो गंदा सा लड़का होता है, जो कि अपने माता पिता का खराब लड़का होता है, उसको कपूत बोलते हैं। और ठीक है, अगली बात करें अगर हौसला, एक विपरीतार्थक का विलोमार्थक आपको बताना है। हौसला का विलोम क्या होगा? देखो, हौसला का उत्साह तो पर्यायवाची होगा, संकल्प भी एक तरह से पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है और इच्छा भी एक प्रकार की पॉजिटिव है, लेकिन हताशा क्या है? निगेटिव मीनिंग है और हौसला का हताशा ही हो जाएगा, ठीक है। छतरी में आपको प्रत्यय बताना, मैंने फिर पहले बताया आपको कि उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं किसी शब्द के। तो प्रत्यय क्योंकि बाद में लगते हैं तो यहाँ पे ई प्रत्यय हो जाएगा, छतरी में ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। ई प्रत्यय, छतरी में ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन,
निर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्जन का जो सही यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, नी धन जन हो जाएगा, नी धन नी। देखो विसर्ग में मैंने कहा था जब ऐसे करके 2 पॉइंट आपको मिल जाए तो इसे विसर्ग बोला जाता है। तो नी धन जन हो जाएगा निर्जन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि चकमा देना मुहावरे का, चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए बढ़िया है, परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, ये वाला ठीक है। बता ले जाओ जल्दी से क्या हो जाएगा? परेशान करना तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और परेशानी में डालना, चकमा देना, ये भी एक तरह से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे ठगना होगा। परेशानी में डालना क्या होगा? ठगना होगा। जैसे कई बार गांव में देखो शहद बेचने वाले आते हैं, घी बेचने वाले आते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला के आपको बेच जाते हैं। आपको कई बार चादर बेचने वाले आते हैं, खूब बढ़िया सी चादर दिखाई पड़ेगी, जैसे आप एक बार उसको धुलोगे सारा मामला उसका जो है क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो ठग लेना होता है, चकमा दे के निकल जाना, चकमा दे के निकल जाना, है ना, ठग लेना होता है, तो ठगना हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, ठगना ही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये तो आपने बचपन से सुना होगा। तो एक चीज के अनेक चाहने वाले नहीं, वो तो होता है एक अनार 100 बीमार। एक चीज के अनेक चाहने वाले के लिए क्या यूज करते हैं? एक अनार 100 बीमार। एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक साथ दो काम हो जाएगा, एक रास्ते में नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है दोनों हाथों में लड्डू होने, और दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बताएं, दोनों हाथों में लड्डू क्या हो जाएगा? दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू होना, वाओ। अगला है किसी भी भोज में शरीक होना, किसी भोज में शरीक होना। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है बाय द वे, ऑप्शन सही जो हो जाएगा डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो तरफा लाभ होना, दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब लड्डू होना नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, समानांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समानांतर का हो जाएगा समान धन अंतर। क्या हो जाएगा? समान धन अंतर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, समान धन अंतर हो जाएगा। समानांतर का सही संधि विच्छेद समान धन अंतर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर मैंने कहा था शब्द को आपको तोड़ना है, जो समास दिया तोड़ना है। और अगर उसके बीच में कोई कारक पद निकले, जैसे यहाँ पे में निकल रहा है दान में वीर, जब कारक पद निकलता है समास को तोड़ने पर, जब कारक, समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मैंने बताया आपको। तो जब समास को तोड़ने पर कारक पद निकलता है तो वहां पे कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अव्ययीभाव समास कहाँ पे होता है? जहां पर उपसर्ग लगा हो, चाहे उपसर्ग लगा हो, ठीक, उपसर्ग लगा हो, या फिर क्या हो, पदों का दोहराव हो, याद रख लीजिए, दोहराव हो, ठीक, पदों का दोहराव हो। उपसर्ग जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो लिखा हो प्रतिदिन, ठीक, मान लो प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन में देखो प्रति नाम का उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे जहां पर उपसर्ग लगा हुआ, वो अव्ययी भाव होते हैं। प्लस जहां पर पदों का दोहराव हो, जैसे रातों रात, रातों रात। तो देखिए रातों रात में क्या है? दिनों दिन, रातों रात, है ना। तो ये पदों का दोहराव हो रहा, वहां पे भी अव्ययी भाव होता है। तत्पुरुष आपको पता ही, जहाँ पे क्या होता है? कारक पद बीच में निकलता है। और बहुब्री में मैंने कहा था जब किसी पद की प्रधानता ना हो वहां पे बहुब्री होता है। जैसे वीणा पाणी, चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात आप जानो कौन हो जाएंगे? विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। और चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात चंद्रशेखर, अर्थात आप बात कर रहे हो किसकी? शंकर जी की बात कर रहे हो। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात। अब देखो रातों रात और दिन रात में फर्क समझना। द्वंद्व में क्या होता है? दिन रात दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक तरह के विपरीत आती शब्द होते हैं, और दोनों प्रधान होते हैं। और अभिभाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, क्योंकि एक ही बार वही चीज तो है, रातों रात, रातों रात, अभिभाव, ठीक, एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है वहां पे। द्वंद्व में दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं आमतौर पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा पर तैनात है, आपको बताना है कौन तैनात है। तो सिंपल सी बात है, डाकू तो तैनात होंगे नहीं। सीमा सीमा पे कौन होगा? सीमा पर सैनिक हो जाएंगे, सेना हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द युग्म शब्द शुद्ध है? आपको बताना है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो बताएं, आयोजित, आयोजित, ये वाला आयोजित, आयोजित ये तो गलत लिखा है, आ में पाई लगनी चाहिए, है ना, बड़े आ की मात्रा लगनी चाहिए। और आयोजित यहाँ पे जीत हो गया, ये गलत हो गया, जीत हो गया, गलत हो गया, जीत होता है तो आ बड़ा होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनम्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो विनम्र का बताएं, बहादुर, भक्त, विज्ञानी या सुशील? सुशील हो जाएगा।
विनम्र का सुशील हो जाएगा। और याद रखना सुशील चंद्रा ये इस समय कौन है, अपने सुशील चंद्रा कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, याद रखना ना। अगला क्वेश्चन लिखा है विनम्र का, ठीक है। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों के बड़े समूह को आप बताओ क्या कहेंगे? वन कहेंगे, क्या कहेंगे? वन कहेंगे। तो देखिए 20 मिनट में आपको मैंने 50 क्वेश्चन प्लस उसकी डिटेल भी बताई है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे तो मुश्किल से आपको कोई वीडियो ऐसी मिलने वाली है कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो और विदिन 20 मिनट वो खत्म किया गया हो। तो आप इसके महत्व को समझें और इसका लाभ लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हिंदी पूछी जानी है, और जीएस का भी इसी तरह मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस है डे बाई डे करते रहिए और अपने अपनी जो तैयारी के लेवल है, स्तर है, उसको बढ़ाते चलिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।